नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में विमोचन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। श्री धनखड़ ने कहा, संवाद और चर्चा सुशासन की आत्मा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के परिसरों पर छापे मारे। संगठन के 100 से अधिक सदस्य और कार्यकर्ता गिरफ्तार। भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश में ब्लड प्रेशर की बीमारी से निपटने में सराहनीय प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व गैंडा दिवस है और अमेरिका में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 15 वर्षों के सर्वोच्च स्तर तक वृद्धि की। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप विभिन्न मुद्दों पर बेहतर नीतियां तैयार करने में केंद्र तथा राज्य सरकारों की मदद करेगा। इस सम्मेलन में 6 सत्र होंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन, परिवेश, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा वन्य जीव प्रबंधन और प्लास्टिक तथा अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में विमोचन किया जाएगा। पुस्तक के रूप में प्रकाशित इस संग्रह का शीर्षक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण। इस पुस्तक में नए भारत को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। पुस्तक में जन भागीदारी के माध्यम से नए भारत को लेकर जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाया गया है। पुस्तक में प्रधानमंत्री द्वारा मई 2019 से मई 2020 की अवधि में दिए गए 86 भाषणों को शामिल किया गया है। इन भाषणों को 10 विषयों में बांटा गया है। इन विषयों में आत्मनिर्भर भारत, अर्थव्यवस्था, जनता सर्वप्रथम शासन, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, उभरता भारत, विदेशी मामले, जय किसान, टेक इंडिया, नया भारत, हरित भारत, मजबूत भारत, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, कार्यकुशल भारत, सतत भारत, आधुनिक भारत, सांस्कृतिक विरासत और मन की बात शामिल हैं। पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है। ये देश भर में प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्रों और नई दिल्ली में सूचना भवन में पुस्तक दीर्घा में उपलब्ध होगी। पुस्तक को प्रकाशन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। इसे भारत कोश प्लेटफॉर्म से भी लिया जा सकता है। ई बुक के रूप में ये पुस्तक अमेज़न और गूगल प्ले पर भी उपलब्ध होगी। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संवाद और चर्चा सुशासन की आत्मा है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए स्वतंत्र विचारों की आवश्यकता है। उन्होंने आज गुवाहाटी में तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा हालात में दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णु होना आम बात हो गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता नहीं हो सकता और इसकी जिम्मेदारी प्रबुद्ध समाज के लोगों पर है कि वे दबे कुचले लोगों के विचारों का संरक्षण करें। श्री धनखड़ ने कहा कि लोक मंथन कार्यक्रम जैसी गतिविधियां देश के सांस्कृतिक और मूल्यों की प्रतीक हैं। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। इस वर्ष के लोक मंथन कार्यक्रम का विषय है लोक परंपरा। कार्यक्रम का समापन शनिवार को होगा, जिसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि होंगे।
भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 3 दिन के दौरे पर हैं। बारामती महाराष्ट्र की उन 16 लोकसभा सीटों में है जहां भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने का विशेष प्रयास कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि उनका ये दौरा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बारामती लोकसभा सीट जीतने का आह्वान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि वे महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में हुई प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के समूह इप्सा की कल न्यूयॉर्क में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने की। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस एल्बर्टो और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जो फाला भी उपस्थित थे। इस बैठक में इप्सा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग, दक्षिण सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, वर्ष 2030 का एजेंडा सहित सतत विकास के लक्ष्य जैसे परस्पर हित के विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। अफ्रीकी संघ, पश्चिमी एशिया शांति प्रक्रिया और यूक्रेन की स्थिति जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत इस वर्ष नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इप्सा के 6ठे शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, which is the 22nd of September 2022, brings an exclusive interview with Niku Prasad Sa, heading an NGO called Green Squad Team, which is working on the theme Zero Waste Life. Hoping to see you there. देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं, उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से जुड़े लोगों और उनके परिसरों पर छापे मारे हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि छापों के दौरान PFI के 100 से अधिक सदस्यों और उनके लिए काम करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों में छापेमारी चल रही है। ये कार्रवाई NIA, प्रवर्तन निदेशालय और राज्यों की पुलिस ने मिलकर की है। NIA ने आज सवेरे केरल में PFI सदस्यों के दफ्तरों और आवासों पर छापे मारे। NIA ने PFI के मुखिया OMA सलाम, प्रदेशाध्यक्ष CP मोहम्मद बशीर और राष्ट्रीय महासचिव BP नसरुद्दीन सहित कई सदस्यों को हिरासत में लिया है। PFI सूत्रों ने कहा है कि NIA ने उनके 14 सदस्यों को हिरासत में लिया है। PFI के समर्थकों ने छापेमारी का विरोध किया है।
महाराष्ट्र में आतंकरोधी दल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज तड़के पुलिस ने औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर, बीड़, परभणी, नांदेड़, जलगांव, जालना, मालेगांव, नवी मुंबई, ठाणे और मुंबई में छापेमारी की। गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और राजद्रोह के आरोप में इन लोगों के खिलाफ मुंबई, नासिक, औरंगाबाद और नांदेड़ में मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक के गृहमंत्री आरागा जनेन्द्र ने स्पष्ट किया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों पर जांच एजेंसियों की छापेमारी खुफिया सूचनाओं के आधार पर हुई है। इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के गृहमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ पक्के सबूत हैं। हाल में शिमोगा से 2 इंजीनियरिंग स्नातक छात्रों को गिरफ्तार करने पर उन्होंने कहा कि उनका संबंध आतंकी संगठनों से था। एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ने संयुक्त रूप से कर्नाटक में बेंगलुरु और मंगलुरु सहित कई स्थानों पर पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ छापे मारे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान देश की स्वास्थ्य प्रणाली की ताकत देखने को मिली है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत न केवल कोविड से निपटने में सफल रहा है, बल्कि वैक्सीन मैत्री के तहत अन्य देशों को दवाइयां और टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की लीडरशिप बैठक का उद्घाटन करते हुए श्री मांडविया ने समाज के काम को सराहा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 5,443 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 5,291 रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। वर्तमान में 46,342 लोगों का उपचार किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में विमोचन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया। श्री धनखड़ ने कहा, संवाद और चर्चा सुशासन की आत्मा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के परिसरों पर छापे मारे। संगठन के 100 से अधिक सदस्य और कार्यकर्ता गिरफ्तार। भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश में ब्लड प्रेशर की बीमारी से निपटने में सराहनीय प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व गैंडा दिवस है और अमेरिका में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 15 वर्षों की सर्वोच्च स्तर तक की वृद्धि की। देश में ब्लड प्रेशर की बीमारी से निपटने में सराहनीय प्रयासों के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण कार्यक्रम ने सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को सुदृढ़ बनाया है। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। देश की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के असाधारण कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए ये पुरस्कार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने और इससे बचने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है। भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI को अब वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। IHCI को कल संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से न्यूयॉर्क में आयोजित 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार मिला है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों से अगले महीनों में पराली बिल्कुल न जलाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करने को कहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। श्री तोमर ने कहा कि इस कार्य के लिए इस वित्त वर्ष में राज्यों को 6 अरब रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को पराली जलाए जाने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सूक्ष्म स्तर पर व्यापक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
त्रिपुरा में राज्यसभा की एकमात्र सीट के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। परिणाम आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता भानुलाल साहा चुनाव मैदान में हैं। ये सीट डॉक्टर माणिक साह के इस्तीफे से खाली हुई थी। पत्र सूचना कार्यालय ने सोशल मीडिया पर चल रहे केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त दिए जाने संबंधी परिपत्र को फर्जी बताया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज की कड़ी में हम आपके लिए उन नीतियों की जानकारी लेकर आए हैं जिनसे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई थी। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पहुंच प्राप्त हो। भारत में 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के आरंभ में हरित क्रांति आई थी, जिससे देश के खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। हरित क्रांति के बाद 1970 और 1980 के दशक के दौरान ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत श्वेत क्रांति हुई। इस पहल से देश में दुग्ध उत्पादन में क्रांति आई, जिससे भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को पारित किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जो लोगों को गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए कम कीमत पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसमें महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विश्व में कहीं भी भारत जैसी इतनी बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन नहीं किया जा रहा है। इससे खाद्य सामग्री के मूल्य स्थिर रहते हैं और गरीबों को आसानी से भोजन उपलब्ध होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने न केवल कोविड महामारी के दौरान खाद्य सामग्री वितरित की, बल्कि कई मायनों में सुधार भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान प्रति माह लगभग 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न के मुफ्त वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया था। साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया। नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया गया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया। आज संक्रमण के साथ साथ भूखमरी का भी भीषण संकट आ गया है, लेकिन भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कोविड महामारी के दौरान भारत की खाद्य सुरक्षा की सराहना की थी। संयुक्त राष्ट्र के इस कार्यक्रम के प्रतिनिधि और भारत की निदेशक बिशो पाराजुली ने कहा है कि भारत ने कमजोर और हाशिए पर रहने वाले परिवारों को अपनी मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य सुरक्षा बनाए रखी थी। श्री पाराजुली ने कहा कि भारत ने अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से 75% ग्रामीण परिवारों और 50% शहरी परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। India's transformation in agriculture in the last 50 years from food deficit country with 50 million tons plus to now the estimated harvest prospects is about 316 million is a major transformation. The food safety net program India runs assisting nearly 1 billion people is one of the greatest example. Plus the various support program India has supporting small farmers, support in agriculture inputs, the financial provisions, the market, the whole supply chain networks,
The World Food Program is really delighted for India's offer of partnership, and of course India's support is absolutely warmly welcome, and in WFP we want to see this only as a beginning. आधार संख्या को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ जोड़ने से लाभार्थियों की बेहतर पहचान में मदद मिली है और इस योजना में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना डिजिटलीकरण, राशन कार्डों का स्थानांतरण, SMS आधारित निगरानी और वेब आधारित पोर्टल में मदद करती है और लाभार्थियों के जीवन को आसान बनाती है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए सभी लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारों का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करता है, चाहे व्यक्ति देश में किसी भी स्थान पर रह रहा हो। ये योजना खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए अक्सर अपना निवास स्थान बदलने वाले प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, कचरा बीनने वालों, सड़क पर रहने वाले और संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिकों को सशक्त बनाती है। लाभार्थियों को इस योजना के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है और यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 25 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों की सुरक्षा। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में लगभग 15 वर्षों के सर्वोच्च स्तरों की वृद्धि की है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने कल ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने बताया कि नीति निर्धारकों ने सर्वसम्मति से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के इलाकों तथा मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर RK जैनामणि ने बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बने हवा के दबाव की वजह से वर्षा हो सकती है। आज जो 22 सितंबर के भारत मौसम विज्ञान विभाग के पास जो एनालिसिस है और राजनिंग जो दक्षिण उत्तर प्रदेश में है, इसके वजह से रुक रुक के बारिश जो है उत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश, दिल्ली और आगरा ये सब जगह में हो रहा है और कहीं कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल है, क्लाउडिंग कंटिन्यू है। ये जो सिस्टम है ये एक पश्चिम से आया हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, इसीलिए ये क्लियर होने के लिए टाइम लगेगा और नेक्स्ट 2 to 3 डेज जो है
ऐसे लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। दिल्ली में भी और आर्जनिंग एनसीआर में भी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होगा। और उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो उत्तरी भाग जो मध्य प्रदेश है वहाँ कहीं कहीं 100 मिलीमीटर से 140 मिलीमीटर बारिश हो सकता है। आज विश्व गैंडा दिवस है। ये दिवस 2011 से हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैंडों की सभी प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण में भारत का लंबा इतिहास रहा है, जो गर्व की बात है। असम में गैंडों के संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस समय असम में लगभग 2900 गैंडे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से गैंडों के शिकार में उल्लेखनीय कमी आई है। विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल में हुए सर्वेक्षण में 200 गैंडों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय राइनो विजन के अंतर्गत गैंडों को असम में अनेक अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के प्रारूप पर सभी से सुझाव मांगे हैं। मसौदा विधेयक में विलय, विभाजन, अधिग्रहण तथा अन्य प्रकार के पुनर्गठन के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण को केवल सूचना दे देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक के प्रारूप पर सुझाव 20 अक्टूबर 2022 तक भेजे जा सकते हैं। महिला क्रिकेट में कल कैंटबरी में भारत ने दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 88 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो समर्पित है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। मीठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। आज सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। देश भर के गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। वातावरण में गूंजते गुरबाणी के शब्द कीर्तन मन में भक्ति का संचार कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी किनारे तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया। बचपन से ही इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा और ये अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। इनका विवाह सुलक्षणी से हुआ, जिससे इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। 32 वर्ष की उम्र में अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़ गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना, लहना, बाला और रामदास को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने दुनिया को एक परमात्मा की उपासना का मार्ग दिखाया। उनकी रचनाओं के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहब के रूप में किया गया। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो अब पाकिस्तान में है। इसी स्थान पर संवत 1597 में यानी 22 सितंबर 1539 को इनका परलोकवास हुआ। गुरु नानक देव जी अच्छे कवि भी थे। गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी में इनके 974 शब्द शामिल किए गए हैं, जो 19 रागों में निबद्ध हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के परिसरों पर छापे मारे। संगठन के 100 से अधिक सदस्य और कार्यकर्ता गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया। श्री धनखड़ ने कहा, संवाद और चर्चा सुशासन की आत्मा है।
भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश में ब्लड प्रेशर की बीमारी से निपटने में सराहनीय प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व गैंडा दिवस है और अमेरिका में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 15 वर्षों के सर्वोच्च स्तर की वृद्धि की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।